शुभ संध्या मित्रों। आज हम भाषा विज्ञान से क्वेश्चन देख रहे हैं। भाषा विज्ञान का पार्ट खत्म हो चुका है तो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी सी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। तो ये कथन किसका है? तो फैलन महोदय का है। हिंदी सी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, ये मत भाषाविद फैलन का है। और ग्रेशन के अनुसार देखते हैं तो यही हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये भारत में सर्वत्र समझी जाती है। 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो हिंदी से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देवनागरिक में यद्यपि जड़ और फ यफ मतलब ज और फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ एक ऐसी एक सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। इस किस विद्वान का मत है? तो मोनियर विलियम्स का। मोनियर विलियम्स का कथन है कि देवनागरिक में यद्यपि जड और एफ जह और फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। और फिर देखेंगे उदय नारायण तिवारी के शब्दों में। उदय नारायण तिवारी के शब्दों में देखें, उदय नारायण तिवारी के शब्दों में देखें तो हम कहते हैं कि भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती है और जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। फिर नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना सन 1967 ईस्वी में। कथा था CS किरचार की पुस्तक चाइना इलस्ट्रेटा पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नागरी टाइप बनाने का श्रेय चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को है। मतलब जो नागरी लिपि में शब्द टाइप होते हैं उसका बनाया है ये श्रेय जो है चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। तो ये हो जाएगा एक मनई के दुई बेटवे रहीन। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है। अब इसका काल विभाजन हम देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देखें तो पाली प्रथम प्राकृत, ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत जिसे द्वितीय प्राकृत बोलते हैं 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अभ्रंश तृतीय प्राकृत जो 500 से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ये 1000 से अब तक है। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महान पुरुष के मत हैं? तो आचार्य विनोबा भावे। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। मत आचार्य विनोबा भावे का है। 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। किससे विकास हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट के 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि बनाई। ब्रजभाषा का केंद्र क्षेत्र कहाँ है? तो मथुरा होगा। देखते हैं ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। ब्रज भाषा शौसैनीय ब्रज में विकसित सबसे बड़ी बोली है। ब्रज बोली आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में विशुद्ध रूप में बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप में बोली जाती है। ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा ब्रजभाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारी दास ने किया। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा। कब से? तो 13वीं सदी से निरंतर प्रयोग होने लगा। ठीक।
और देखते हैं कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी नहीं आती है? बंगला नहीं आती। देवनागरी लिपि के अंतर्गत बंगला नहीं आती है। बंगला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है जिससे बंगला भाषा असमिया या विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी हिंदी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरिक है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाली भाव चित्र इंडोग्राम होते हैं। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ गुरुओं के मुख से निकली हुई भाषा। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ग्रीक वासियों ने तो इंडिया। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। मिनहाज ये सिराज ने 13वीं सदी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। सम्राट अशोक ने शाहबाज घड़ी और मानसेरा के अब लेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। और पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अब देखते हैं कि भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के कारण अपना वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो सौरसेनी मध्यवर्ती से पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती, मागधी पूर्वीय से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी मध्य पूर्वीय से पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री, दक्षिणी मराठी, भराचट से सिंधी, पैसाचे से पश्चिमोत्तरी, लहंदा, पंजाबी। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन किसका है? तो भोलानाथ तिवारी का। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली आदि। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, ब्रजभाषा पश्चिमी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। था इसमें क्या? पश्चिमी हिंदी जो है इसमें ब्रजभाषा, बुंदेली, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और बोलियाँ कौन सी हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली, वांगड़ू या हरियाणी, और राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी बोलते हैं, मेवाती और मालवी। मागधी से बिहारी हिंदी का, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं के में शामिल नहीं है? तो फारसी नहीं शामिल है। देखते हैं कि जो है कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। बहुरूपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख भाषा परिवार है जिसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की परिभाषाएं इस प्रकार हैं: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी। अब 15 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का आदेश किस सूची में है? पहली सूची दूसरी सूची से मिलान करना है। तो राष्ट्रपति का आदेश 1955 और संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959, राजभाषा अधिनियम 1963, संकल्प 1968। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बंगाल लाला बाल गंगाधर खेर बीसी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में कई सदस्य हैं। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इनसे अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। और राजभाषा अधिनियम 1963 उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में
कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। संकल्प 1968 में ईस्वी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी जो है वर्ड का उच्चारण के आधार पर सूची मिलान करना है। तो ओष्ठ पा हो जाएगा, दंत ता, कंठ गा वर्ण कावड़ रहेगा तो उसमें गा आता है, तालब में चावड़ है तो चा है। कम और 17वां देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है। तो देखें तो शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। ठीक, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम क्या है। तो पहले प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत मतलब पाली, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और वर्तमान हिंदी देख सकते हैं। और हट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। तो शिक्षा ये सी। फिर हम देखते हैं 19 क्वेश्चन अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो क्या हो जाएगा, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। इसका विकास क्रम इस प्रकार संस्कृत, पाल प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। राहुल संस्कृत्यायन ने खड़ी बोली का क्या नाम दिया। तो कौरवी। हमने कहा था ना कि ब्रज ईश्वर की भाषा है और डींग में लोग बकते हैं या हकते हैं, और बिहारी में बिहारी गिरते हैं, और भोजपुरी लोग रेमंड के सूट पहनते हैं। ऐसे मैंने ट्रिक से याद किया था कि ब्रज में ब्रज बोली कैसी है, वो ईश्वर की बोली है, और डींग सब लोग बकते हैं बागते हैं बाकी, और बिहारी लोग गिरे हुए हैं, और भोजपुरी में जो बोलते हैं वो रेमंड के सूट पहनकर बोलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, और इसमें बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है जो शौरसेनी से उत्पन्न है। पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली नहीं है। फिर आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है। तो अर्धमागधी से हुआ है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये अर्धमागधी से उत्पन्न पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, और शौरसेनी के से उत्पन्न पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी ब्रजभाषा आते हैं। मगधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत 3 प्रबोलियाँ हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत कुमायूं तथा गढ़वाली बोलियाँ आती हैं, क्योंकि ये पहाड़ी हिंदी है। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। और देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो हम देखते हैं 343 कौन सा अनुच्छेद है। 343। अब संविधान के अनुच्छेद 343 में ये उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी तथा अंकों का रूप कैसा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय होगा। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रार्थ की राजभाषा है, मतलब इसके अंतर्गत एक दूसरे के बीच हम पत्र व्यवहार कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध के विशेष उपबंध है। और अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो हम जानते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी या वांगड़ू, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी का विकास हुआ है। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, मेवाती, मालवी आते हैं। खस से पहाड़ी का उत्पन्न हुआ है। कुमाऊनी, गढ़वाली पहाड़ी बोली है, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी है, और इसके अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आते हैं। मागधी बिहारी हिंदी है, भोजपुरी बघेली मैथिली। 85 ये पंजाबी और लहंदा। 25वां क्वेश्चन है। पाली में प्रकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किस 3 शाखाओं में हुआ है। तो हम देखेंगे कि पाली में प्रकृत का जो रूप था उसका विकास शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री 3 शाखाओं में हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500
ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। पाली भाषा ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित हैं, जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, और पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहदा और प्राचीन अपभ्रंश से सिंधी, खसी, पहाड़ी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे: सौरसेनी प्राकृत, पैसाची और महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत। धन्यवाद मित्रों, लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हों और सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।